दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात करूंगा एक देश एक चुनाव पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेबनान में विस्फोट जारी है। अभी तक तो पेजर में ही विस्फोट हुए थे, लेकिन अब वहां पर बाकी टाकी सोलर पैनल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी विस्फोट हो रहे हैं और इन विस्फोटों में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, 450 से अधिक लोग घायल हैं। लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोगों ने सोलर पैनल के कनेक्शन कटवा दिए हैं, लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है पूरे लेबनान को, पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब फट जाए। लेबनान स्थिर हो गया है, लेबनान भौचक है। आखिर ये कैसा हमला है? इस हमले को अभी तक भी वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा। अभी तक तो पेजर में हुआ था, लेकिन अब बाकी टाकी भी, सोलर पैनल भी और सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज उसके निशाने पर है। लेकिन मैं बात करूँगा एक देश एक चुनाव पर। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पेश रिपोर्ट को, एक देश एक चुनाव को, स्वीकार कर लिया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक देश एक चुनाव कोई नरेंद्र मोदी का एजेंडा नहीं है। ये देश में कोई पहली बार ये काम नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने अपने जादू के पिटारे से निकाला और कहा कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए। 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन 1967 के बाद 1972 का लोकसभा का चुनाव होना था। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग हुई, जिसमें भारत जीता और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इंदिरा गांधी ने 14 महीने पहले लोकसभा के चुनाव कराकर इस क्रम को तोड़ दिया। 1957 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कुछ नवगठित राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन विधानसभाओं को भंग कर उनके चुनाव 1957 के लोकसभा चुनाव के साथ कराए गए थे। तो मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है, पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस क्रम को तोड़ दिया था। उसके बाद 1983 में चुनाव आयोग ने फिर इंदिरा जी को सलाह दी कि एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाए और लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाए, लेकिन इंदिरा जी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने फिर रिपोर्ट दी कि देश में संसाधनों को बचाने के लिए विकास कार्य लगातार चलते रहें, इसके लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। लेकिन तब से वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही, क्योंकि वाजपेयी सरकार के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस इस बात के लिए एग्री नहीं थी। मोदी जी का एजेंडा शुरू से था कि मुझे दोबारा से एक देश एक चुनाव लागू करना है। ये बात वो 2013-2014 से कर रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति और हिंदुस्तान के प्रमुख दलित नेता रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करी गई। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के साथ और भी कुछ मंत्री थे। हरीश साल्वे जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे, कई पुराने नौकरशाह थे और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल थी। इस कमेटी ने व्यापक विचार विमर्श किया राजनीतिक दलों से, राजनीतिक समूहों से, व्यापक सामाजिक समूहों से कि भाई इस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस सब पर बात करी। और ये बात करने के बाद इस कमेटी ने 191 दिन के विचार विमर्श के बाद 18,629 पेजों की एक रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, जिसमें यह सिफारिश की गई कि 2029 से एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू कर दिया जाए। इसमें एक और सिफारिश की गई
कि एक ही मतदाता सूची से सारे चुनाव हो, 100 दिन के अंदर 2 चरण में चुनाव हो। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो और दूसरे चरण में ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक का चुनाव हो। और चुनाव कार्यक्रम इस तरीके से बना लिया जाए कि 100 दिन में सारा कार्यक्रम निबट जाए। जिस मतदाता सूची से लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो, उसी मतदाता सूची से पंचायत से लेकर नगर निगम तक चुनाव हो। और एक सिफारिश ये करी गई कि एक ही पहचान फोटो युक्त पहचान पत्र से के आधार पर वोट डलवाया जाए। निश्चित रूप से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। इस समूह ने चुनाव आयोग के पास पंजीकृत 47 राजनीतिक दलों से बात करी कि उनकी क्या राय है, चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 32 राजनीतिक दलों ने यह कहा कि एक देश एक चुनाव लागू किए जाने चाहिए, लेकिन 15 राजनीतिक दलों ने यह कहा कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अभी मुझे राजद और सपा की स्पष्ट राय सामने नहीं आई है, शिवसेना की भी स्पष्ट राय सामने नहीं आई है, और मतलब पब्लिकली नहीं आई है, और एनसीपी की भी स्पष्ट राय सामने नहीं आई है। भाजपा ने समर्थन किया है, जनता दल यूं ने समर्थन किया है, टीडीपी ने समर्थन किया है, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 47 में से बहुमत मतलब 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। दोस्तों, एक देश एक चुनाव प्रणाली से इस देश को बहुत फायदा होगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर क्या फायदा होगा। सबसे पहला जो फायदा होगा, अभी तक देश की बहुत सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ चुनाव व्यवस्थाओं में लगी रहती है। अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, अब पता लगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, फिर बंगाल विधानसभा का चुनाव ड्यू हो जाएगा, फिर बिहार विधानसभा का चुनाव ड्यू हो जाएगा, फिर पता लगा यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी चुनाव में लगी रहती है और जनता के सारे कार्य रुक जाते हैं, विकास के सारे कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि अधिकारी चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा वो कारण है, संसाधनों की बचत होगी। मतलब सरकारी मशीनरी को जनता की सेवा करने का, सरकार की नीतियों को लागू करने का मौका मिलेगा। दूसरा, सारी सरकारें चुनाव तक ठोस फैसले लेने से डरती हैं। वो चाहे सरकार दिल्ली में आप पार्टी की हो, चाहे वो केंद्र में भाजपा की हो, चाहे वो बिहार में नीतीश की हो या कभी लालू की हो, और या बंगाल में ममता बनर्जी की हो। हर राजनीतिक दल चाहता है कि सत्ता में लौट के आए, तो इसलिए वो ठोस फैसले लेने से डरता है। और जब ठोस फैसले लेने से डरता है तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, विकास के फैसले नहीं लिए जाते। जब ये निश्चित हो जाएगा कि भाई चुनाव अब 2024 में हुआ है, अगला चुनाव 2029 में होगा, तो 4 साल तो कम से कम विकास की बातें होंगी, 1 साल राजनीति कर लेंगे। तो दूसरी बात ये होगी कि विकास कार्य लगातार चलते रहेंगे। दोस्तों, तीसरा बहुत बड़ा लाभ ये होगा, खर्चा बहुत होता है चुनाव पर। अभी हमने सारी पता लगा वोटिंग मशीनों को चेक करा है, सारी सामग्री छपवाई है, सारी उसकी बैटरियां चेक करी गई हैं, जो ख़राब हो गई वो लगाई गई हैं। 3 महीने बाद फिर अगला चुनाव हो गया, फिर चेक होगा। चुनाव में चुनाव की फोर्सेज को इधर से उधर भेजा जाता है, उधर से इधर लाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की बहुत ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, उसमें DA बहुत खर्च होता है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। तो यदि सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो ये जो बार बार करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, ये देश के विकास में खर्च होगा, देश के संसाधनों की बहुत बड़ी बचत होगी।
और चौथा प्रस्ताव दोस्तों मेरा यह है, चौथा कारण यह है कि अभी चुनाव में काले धन का बहुत इस्तेमाल होता है। आप ताज्जुब करेंगे, एक ग्राम प्रधान का चुनाव भी अब 20 लाख 25 लाख का होता है। एक विधायक का चुनाव भी 10 करोड़ का होता है और एक लोकसभा का चुनाव भी 20-25 करोड़ का तो आम ही है, लेकिन कुछ वीआईपी सीटों पे वो 100 करोड़ का भी हो जाता है। तो ये सब काला धन होता है। और काले धन वाले क्या करते हैं, आज यूपी का चुनाव है, यूपी के नेताओं को चंदा दिया है, यहाँ कुछ मंत्रियों से संबंध बना लिए। कल को बिहार में चुनाव है, बिहार में कुछ खर्चा दिया है, उनसे संबंध बना लिए। कल को दिल्ली में चुनाव है, उन्हें कुछ पैसे दे दिए, अपनी मर्जी की शराब पॉलिसी बनवा ली, आबकारी पॉलिसी बनवा ली, तो कुछ काला धन वहाँ पर जाकर दिल्ली वालों को दिया है। तो इस तरीके से काले धन का इस्तेमाल करके वो अपना साम्राज्य देशव्यापी बढ़ाते रहते हैं। तो इस काले धन के प्रचार और प्रसार पर रोक लगेगी, एक ये बहुत बड़ा फायदा है। तो दोस्तों एक ये सारे फायदे हैं। जो लोग नुकसान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है देश के बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा। मुझे बता दो जरा, एक देश एक चुनाव से क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक खतरनाक मान्यता है। ये मान्यता ये है कि यदि कोई स्टेट भारत से अलग होना चाहे तो अलग हो जाए। इस बात को ना मैं स्वीकार करूंगा और दोस्तों ना आपसे कहूंगा कि आप स्वीकार करना। और कांग्रेस इसी आधार पर एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल ने एक देश एक चुनाव का के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया है। हाँ, छोटी पार्टियां ये कह रही हैं कि हमारे अस्तित्व पर इस पर थोड़ा सा खतरा आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि यूपी के अंदर, हमने अब तक अक्सर देखा होगा, दिल्ली में आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव आप पार्टी जीतती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो जनता को आप बेवकूफ़ मत समझो। यदि मान लो यूपी में जनता को सपा को लाना है और केंद्र में मोदी सरकार को लाना है, तो लोकसभा में वो भाजपा को वोट करेगी और विधानसभा के लिए सपा को वोट करेगी, या बसपा को लाना है तो बसपा को वोट करेगी। तो जनता की इच्छा शक्ति पर और जनता की समझदारी पर शक मत पैदा करो। बाकी अभी तक किसी भी दल ने ठोस कारण नहीं दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ और एक चीज़ और कह रहा हूँ, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए 18 संविधान संशोधन लागू करने पड़ेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। तो कांग्रेस एक भ्रम फैला सकती है कि बाबा साहब का संविधान बदला जा रहा है। दोस्तों, इस भ्रम से बचना होगा। कांग्रेस ने भी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 70, 80, 90 संविधान संशोधन कांग्रेस में किए। क्या तब संविधान नहीं बदला गया? तो ऐसे किसी भी भ्रम से सबको बचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन संशोधनों की सिफारिश किसने करी है? एक दलित पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने करी है। और उसको स्वीकार भी किसने किया है? जिस सरकार की प्रमुख एक आदिवासी है। इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। कांग्रेस संविधान का खतरे का भ्रम फैला सकती है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। फिर कोई नया डेवलपमेंट होगा आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपसे चलते चलते फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।